Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sartarun Rupani. Yes, a warm welcome to all my rising stars. Yes, this batch is dedicated to class 9 student and I have tried to make all important subjects lesson videos for you. Link of joining the WhatsApp group as well as the Telegram channel is given in description. Go and join it and enjoy full explanation of all major subjects along with notes. So let us begin the chapter, the periodic table in detail. तो पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे अ, जैसे समोसे में आलू का इंपॉर्टेंस है वैसा ही पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर आप समोसे से आलू निकाल दो तो आप समझिए क्या होगा, समोसा बेकार है। तो केमिस्ट्री को समझना है तो बिना पीरियोडिक टेबल के आप केमिस्ट्री, यस, फ्यूचर के लिए अपने, यस, आप सोचिए इग्नोर कर दीजिए, तब आप देन यू कैन इग्नोर केमिस्ट्री। अगर आपने पीरियोडिक टेबल समझ लिया है तो 118 एलिमेंट्स जो धरती में पाए जा रहे हैं इस समय, हाँ, जो नोन एलिमेंट्स हैं उनका स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज को जान पाना आपके लिए आसान हो। दैट इज वाई पीरियोडिक टेबल इज सो इंपॉर्टेंट। तो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स करना, इतने सारे धरती में एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं जिसमें से 94 118 में से 94 ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचुरली अकरिंग है और बाकी बचे जो साइंस में या लैब्स में प्रिपेयर किए गए हैं, तो इनको ग्रुप कैसे करें? तो सबसे बड़ी समस्या जब आई, जब धरती में एलिमेंट्स तो पता चल गए, तो इनको ग्रुपिंग करना कैसे? क्लासेस में बांटना। हाँ, इसका नाम रखा गया क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपके क्लास में, जी आपके क्लास में टाइम टेबल बना हुआ है। हाँ, टाइम टेबल बना हुआ है, मैं बना रहा हूँ स्क्रीन पे आपके लिए टाइम टेबल। मंडे को फर्स्ट पीरियड जी इंग्लिश, ठीक है। ट्यूसडे को अगेन फर्स्ट पीरियड इंग्लिश। तो थर्सडे को, अरे सॉरी, वेनसडे को फर्स्ट पीरियड इंग्लिश। तो ये क्या है? ये आपका टाइम टेबल है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही एलिमेंट्स में भी किया जा सकता है क्या? क्या एलिमेंट्स को भी किसी क्लास में बांटा जा सकता है क्या? इसी का नाम रखा गया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि टेबल बनाया जाए? टेबल मतलब समझ गए ना, जहां रोज ये रहे, रोज, इसको रोज बोलते हैं, देखिए इसको रोज बोलते हैं, ये रहा रोज, जहां रोज हो और जहां पर कॉलम्स हो। जब आप रोज की बात करते हैं तो आप बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, ऐसे, ठीक है। और जब आप कॉलम्स की बात करते हैं तो आप बात करते हैं ऐसे, वर्टिकल। तो जहां दोनों मिलते हैं, यस, जहां रोज और कॉलम दोनों मिलते हैं वो आपका बन जाता है टेबल। तो पीरियोडिक टेबल, क्या जरूरत है इसकी भाई? क्या जरूरत है टेबल बनाने की? तो दे हेल्प, दिस मेथड हेल्प्स इन अरेंजिंग द एलिमेंट्स दैट आर अलाइक। एक जैसे एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को एक जगह करना और सेपरेट करना जो अनलाइक एलिमेंट्स हैं। हाँ, ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, सेम ग्रुप में पाए जाने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसीलिए इसको बनाया जाना इजी है। इससे आपको और भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल पाए। आइए रीजंस जानते हैं, रीजंस फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला रीजन जानेंगे। सबसे पहला रीजन है इट हेल्प्स इन स्टडीइंग द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को, यस, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनका नाम याद कर पाना, उनकी प्रॉपर्टीज याद कर पाना, ओ हो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट पीरियोडिक टेबल की मदद से चुटकियों का काम है। तो हेल्प करता है एलिमेंट्स को स्टडी करने में ऑर्गेनाइज्ड वे में। और क्या करता है? हेल्प करता है डिफाइनिंग द रिलेशनशिप, एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है ये भी हम जान सकते हैं पीरियोडिक टेबल के साथ। तो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई तो ये प्रॉब्लम आई कि किस बेस पे टेबल बनाएं। ये जो क्लासिफिकेशन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? उनमें सबसे पहले व्यक्ति थे विलियम फ्राउ।
जिनका आप दर्शन भी कर सकते हैं। ये रहे विलियम प्राउड जी। तो इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने देखा कि एटॉमिक मास को क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक मास एक जैसा नहीं है, हर का एटॉमिक मास डिफर है, डिफर मतलब सबका अलग अलग है। तो उन्होंने सोचा कि इस एटॉमिक मास को, जिसको मास नंबर के नाम से भी जानते हैं, कैन बी यूज ट्रूली साइंटिफिक बेसिस के रूप में और क्लासिफिकेशन, अर्थात जब भी हम क्लासेस बनाएंगे, एलिमेंट्स का ग्रुपिंग करेंगे तो मास नंबर के बेसिस में। बट याद रखिएगा ये वेरी वेरी अर्ली स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल बनाने का अर्लीस्ट स्टेज था जब ऐसा क्लासिफिकेशन सोचा गया। आइए इसके बाद आते हैं डॉबनायर ट्रेड जी। डॉबनायर नाम के एक जर्मन केमिस्ट की, J.W. डॉबनायर, आप इनका इमेज भी देख पा रहे होंगे डॉबनायर जी का। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा, क्या नोट किया इन्होंने, कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं, कि प्रॉपर्टीज एक जैसी है, उनको किसी एक ग्रुप में रखा जा सकता है। ऐसे उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप खोजे। क्या? तीन, इसीलिए ट्रायड। ट्रायड एक्चुअली जो है ना, वो थ्री शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना। ट्रायड मतलब होता है तिकड़ी, तिकड़ी जानते हैं ना, तिकड़ी मतलब तीन चीज का जैसे झुंड होता है ना, उसे कहते हैं। तो तीन तीन के एलिमेंट्स का ग्रुप इन्होंने बनाया और ये देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जो तीनों एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टी वाले हैं, उनको उन्होंने नाम दिया ट्रायड। बस ध्यान ये रखना था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगी, जो पहला एलिमेंट होगा और जो तीसरा एलिमेंट होगा, उनका एटॉमिक वेट, उनका एटॉमिक वेट अगर का एवरेज निकालें तो बीच वाले का वेट आ जाएगा। जी, ऐसा करके देखते हैं। आइए, मैंने दिखाया आपको लिथियम का एटॉमिक वेट 6.9 और दूसरा दिखाया पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39.1। जब इनको ऐड करेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे तो बीच के एलिमेंट का, यस, बीच के एलिमेंट का वेट आ जाएगा। तो ये तीनों एलिमेंट क्या बन जाएंगे? ट्रायड बन जाएंगे। हाँ, आ रहा है। जब आप इसको प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 46, और 46 अपॉन आप 2 करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 20। तो इनका ये ट्रायड तो सफल हो गया जी। ये जो पहला तीन एलिमेंट है, पहले तीन एलिमेंट का, ये तीन एलिमेंट का इन्होंने बनाया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ट्रायड है। क्या खास बात की देखा ना इन ट्रायड में? ट्रायड में तीन एलिमेंट्स को रखा गया इंक्रीजिंग एटॉमिक हिसाब से, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट का अगर एवरेज निकालते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? वो एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो ये एक पहला क्लासिफिकेशन था, शुरुआती क्लासिफिकेशन था, जो कुछ हद तक सफल हो गया। बट क्या ये पूरी तरह से एक्सेप्ट हुआ? क्या इसमें कोई कमी नहीं थी? नहीं। आगे जाके साइंटिस्ट ने इस ट्रायड्स को रिजेक्ट कर दिया। आइए कुछ और एग्जांपल से, यस, ये एग्जांपल से देखते हैं कि जो उन्होंने तीन एलिमेंट्स लिए, जैसे एग्जांपल उन्होंने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। जी, ये रहा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। हाँ, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया इसको। देखा कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, ये तीनों मेटल्स हैं, ये तीनों ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, तीनों अल्कलाइन नेचर के हैं और तीनों की वैलेंसी 2 है। तो ट्रायड में पाने जाने वाले, यस, ट्रायड में, ये ट्रायड है तीन एलिमेंट का जोड़ा, जोड़ा क्या बोलूं, तिकड़ी है जी। ट्रायड मतलब तिकड़ी है। ये तीनों की तिकड़ी जो है वो सेम एलिमेंट जैसे प्रॉपर्टीज की है। बट मैंने कहा ना कि इनके इस ट्रायड में कुछ कमी रह गई। हाँ, कमी क्या रह गई जिसकी वजह से इसको बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया, अर्थात इसको ग्रुपिंग का अच्छा रूल नहीं माना गया। पहली कमी क्या रह गई डॉबनायर के ट्रायड में, कि इस ट्रायड में ऑल नोन एलिमेंट्स, उस समय के जितने नोन एलिमेंट्स थे सबको फेल टू अरेंज, सबको हम ट्रायड में नहीं बना पा रहे थे। अर्थात जितने भी एलिमेंट्स थे सब ट्रायड में आ जाने चाहिए थे, ऐसा नहीं हो पा रहा था। और द लॉ डिड नॉट फुली इवन विद इन द सेम फैमिली, ये लॉ उस पर भी अप्लाई नहीं हो रहा था जो सेम एलिमेंट्स थे। जैसे कि एग्जांपल है हेलोजेंस का। हेलोजेंस आप जानते हैं सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, कि सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, इसीलिए सब में क्या होता है,
हाँ, सब में लास्ट शेल में 7 होता है इनके सॉल्ट फॉर्मर्स के, ये सब क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे जी, एवरेज निकालेंगे फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट है आपका फ्लोरीन जो कि 9 है, और लास्ट है इसमें ब्रोमीन जो कि 80 है। अगर इसका आप एवरेज निकालेंगे 99 का एवरेज आ रहा है 49.5। तो आपके हिसाब से तो 49.5 आ रहा है, तो इसका वेट भी तो इतना आना चाहिए था ना। तो क्लोरीन का वेट तो उतना नहीं है। देखिए क्लोरीन का वेट कितना है एक्चुअल, 35.5। तो इनके ट्राइड के हिसाब से सेम फैमिली में भी ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा था। हेलोजन फैमिली का एग्जांपल दे रहा था मैं, उस पर भी ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए इस सिस्टम को क्या करना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। बस अच्छी बात ये थी कि किसी ने शुरुआत तो की एक क्लासेस बनाने की, एक ग्रुप बनाने की। जैसे इन्होंने 3 का ग्रुप बना दिया, इसके आगे निकल जाएंगे, हाँ इसके आगे निकल जाएंगे ये जॉन न्यूलैंड जी। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। जॉन न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया। क्या कहता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसमें बताया गया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे। इसका मतलब है पहला एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास 1 है तो दूसरे का 1 नहीं होगा, 1 से जब भी होगा बड़ा होगा। लेट्स से 2 है, मैंने अज्यूम किया है 2 है, ठीक। तो इसके बाद का एटॉमिक मास कितना होगा, 3। उसका कितने बाद होगा, फिर 4 एंड सो ऑन। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक जी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को रखा जाए, 1 2 3 4। तो और ऐसे कितने एलिमेंट्स रखे जाएंगे, 8 एलिमेंट। तो उन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट है, हर वो जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग एलिमेंट के जैसी है। स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर अ रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, एकदम कॉपी हो रही हैं। हाँ, जैसे हमने म्यूजिक में देखा था, म्यूजिक में हमने सुना होगा सा रे गा मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी। अब 7 हो गए, देख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी। फिर 8वां जो है वापस क्या आ गया, सारे। देखा, तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस में यहां से यहां तक क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मासेस की वेट बढ़ते हुए क्रम में रखा। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे एटम्स को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, और देखा कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी नीचे वाले एलिमेंट के रिपीटेड के बराबर है। समझ गया ना। और इसलिए पहला बात ये क्या बन गया, एक बहुत ही शानदार टेबल बन गया। एक बहुत ही शानदार उन्होंने टेबल बनाया, देख लीजिए। उस समय की धरती के जितने नोन एलिमेंट्स थे उन्होंने इस टेबल में पुट कर दी। अब आएगी, क्या इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, क्या इसको फ्यूचर के लिए भी मान लिया गया। तो कुछ पहले अच्छाई जानेंगे, फिर न्यूलैंड की भी क्या देखेंगे कुछ बुराई। सबसे पहला, न्यूलैंड का टेबल वर्क क्वाइट वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। याद रखिएगा, जितने भी लाइट एलिमेंट्स थे जिनका वेट कैल्शियम से कम था उन पे ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यस। उनकी जो ये टर्म था, क्या चीज किस पे बेस बनाया था उन्होंने, कि एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग रखना है। तो एटॉमिक मास को एक प्रॉपर्टी के रूप में यूज करना, क्लासिफिकेशन के रूप में, एकदम परफेक्ट था। ये दोनों बातें अच्छी थी, बट बाद में हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, अर्थात इनके भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फ्यूचर के लिए नहीं यूज किया। हाँ, फ्यूचर है पीरियोडिक टेबल, जो आप और मैं पढ़ रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल, तो उसके बनने की स्टेज है ना। सबसे आइए इनके भी रिजेक्ट होने का रीजन जानते हैं। रीजन ये था इनको रिजेक्ट करने का कि हेवियर एलिमेंट्स अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा कौन से एलिमेंट्स, जिनका एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर देन कैल्शियम है, उस पर ये अप्लाई नहीं हो रहा। एटॉमिक मास ग्रेटर देन कैल्शियम पे इनका टेबल अप्लाई नहीं हो पा रहा था। और न्यूलैंड ने कोबाल्ट को और निकल को एक ही स्लॉट में रख दिया था। क्यों एक में रखा है, और वो भी किसके अंदर रख दिया है,
हेलोजेंस के अंदर में, हेलोजेंस मतलब सॉल्ट के अंदर में जी, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है भाई। ये सॉल्ट नहीं बनाते, ये नॉन मेटल्स नहीं है। हेलोजेंस जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं जी, हेलोजेंस नॉन मेटल्स होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो ये उनसे गलती हो गई, ठीक है ना। तो ये देखना चाहते हैं टेबल में, चलिए मैं आपको टेबल में भी दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा उनका टेबल और यहाँ उनसे गलती हुई, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा कोबाल्ट और निकल को एक में रख दिया। अब आप देख लीजिए, मैंने हाईलाइट कर दिया, कोबाल्ट निकल को एक जगह रख दिया। अब अगले अगले पीरियोडिक, अगले क्लासिफिकेशन करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। ये एक महान जी, ये एक महान साइंटिस्ट हैं, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, या सिंपली मेंडलीव जी, आप इमेज में देख पा रहे हैं। एक रशियन केमिस्ट हैं जिन्होंने तो कमाल कर दिया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना ही डाला। हाँ, पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। उस समय के नोन ऑल 63 एलिमेंट्स जी, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे, हाँ, सबसे छोटे मास का एलिमेंट का सबसे आगे रखेंगे, 1 का, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो उन्होंने 8 ग्रुप बनाए, इसका नाम रखा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो यहां पर उन्होंने टॉप पे क्या रखे, ग्रुप जिसको हम कॉलम नंबर कहते हैं, हाँ, और यहाँ पे क्या रखा, नीचे बनाया उन्होंने जी, यहाँ बनाया उन्होंने रो को जी, रो को उन्होंने नाम दिया पीरियड, और पीरियड रखे 6, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 4, 5 और 6। तो उन्होंने 6 पीरियड्स का और 8 ग्रुप्स का जी, 8 ग्रुप्स का एक टेबल बनाया। याद रखिएगा, ये जो ग्रुप्स हैं यही बताते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे इस ग्रुप में, यस, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 3 है ये चल रहा, तो ग्रुप 3 G3 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। दे विल हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, ग्रेडेशन में हो सकती है प्रॉपर्टी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में होगी, पर प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। ये उन्होंने पहली बार खोज के निकाला, जो कि आगे मॉडर्न टेबल का काम आसान बना देगा। हाँ, मॉडर्न टेबल का काम इनकी वजह से ही आसान हो जाएगा। तो मेंडलीव के टेबल की सबसे बड़ी खास बात थी इनका लॉ। क्या लॉ था इनका, तो उन्होंने बताया मेंडलीव जी ने कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, याद कर लीजिएगा ये लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी न्यूलैंड की लाइन को पकड़े रहा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। कहा कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो वो पीरियोडिक होंगी। पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन इंटरवल बाद क्या होंगी, बार बार रिपीट करती रहेंगी। जैसे कि मैंने बताया था आपका क्लास का टाइम टेबल, एक सर्टेन इंटरवल बाद, एक समय बाद फिर से वो टाइम टेबल आएगा, फिर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। आइए एक शानदार सा पीरियोडिक टेबल देखते हैं, मेंडलीव द्वारा बनाया हुआ जी। ये पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव द्वारा। तो अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन की प्लेस आपको यहाँ दिखाई देगी, हाँ, ग्रुप 1 में दिखाई दे रही है हाइड्रोजन की प्लेस। इसके बाद आपको हीलियम दिखाई दे रहा होगा, लिथियम दिखाई दे रहा होगा। देखिए हाइड्रोजन का वेट जो है 1 है, एटॉमिक मास के बेसिस पर रखा गया है। और यहाँ से देखेंगे आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, हीलियम का 4, लिथियम का 6.7, बेरिलियम का 9.01, बोरॉन का 10। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फिर से मैं बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर ये टेबल बनाया गया। तो ये तो सेम था जैसा न्यूलैंड ने बताया, नहीं, एकदम सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है क्योंकि इनके टेबल में उस समय के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, 63 नोन एलिमेंट्स थे, सारे के सारे 63 एलिमेंट्स इनके टेबल में फिट हो गए। और क्या खास बात है, आइए कुछ अच्छाइयाँ जो मेंडलीव के टेबल में थी इस टेबल में है वो हम जानेंगे। याद रखिएगा, बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है इनके टेबल में। सबसे पहला है, इन्होंने ग्रुप बनाए, ने बताया ग्रुप कैसे बनाए। जो कॉलम्स थे जी, जो कॉलम में लिखे थे, जिसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं जी, जिसको हम नीचे टॉप टू बॉटम भी ऐसे कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं, ऐसे 8 ग्रुप बनाए। ये ग्रुप क्या डिसाइड करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज जी। ऐसे कितने कॉलम थे, ऐसे वर्टिकल्स 8 कॉलम्स थे जी।
ये उन्होंने बनाया, डिस्कवर किया, एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की पहली बार। दूसरा, उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए। हाँ, कुछ एलिमेंट्स का नाम गैप में छोड़ दिया क्योंकि उस समय वो एलिमेंट्स उनको नहीं मालूम थे, पर उन्होंने वहां जगह छोड़ दी। जगह इसलिए छोड़ दी कि लेटर ऑन ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे। और आप जानते हैं क्या हुआ सच में? थर्ड पॉइंट देखिए, उन्होंने उस एलिमेंट्स को जो कि नहीं मालूम था उसको उसके आगे लिख दिया इका। क्या लगा दिया? इका। जैसे इका एल्यूमिनियम, ई का एल्यूमिनियम। हाँ, इन्होंने एक एलिमेंट को बताया कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी। जानते हैं बाद में 1876 में वहां उन्होंने उसकी जो प्रॉपर्टी बताई थी वो सेम मिल गई। हमने उसका नाम दिया गैलीलियो। हाँ, उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था, साइंस उतनी एडवांस्ड नहीं थी, और बाद में वही हुआ जो उन्होंने कहा। उन्होंने उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पहले ही बता दिया था कि ऐसा एक एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर किया जाएगा, ऐसा उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। नाम आप डिसाइड करिएगा, उसने बस उसके आगे क्या लगा दिया था? ईका। ईका एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के प्राय, एल्यूमिनियम के पहले ई। और उन्होंने स्पेस भी छोड़ दी थी उसके लिए। तो क्या कमाल के साइंटिस्ट थे। मतलब फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स भी उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था, और उस एलिमेंट्स को हमने, जी हम लोगों ने बाद में जब साइंस एडवांस्ड हो गई तो उन्होंने सच में वैसे एलिमेंट्स, उसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स खोजे। नाम ये अलग बात है कि नाम हमने ईका नहीं रखा, हमने नाम उसका अपना रख दिया जो मुझे समझ में आया। बट क्या मेंडलीव का टेबल हमने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मेंडलीव के टेबल में भी कुछ कमियां रह गई। आइए डिफेक्ट्स, कुछ कमी जानते हैं। सबसे बड़ी कमी थी एनॉमलस पेयर। एनॉमलस मतलब होता है यूजुअल ना होना। जैसे हमने बताया कि मेंडलीव का टेबल जब बनाया गया था तो क्या ध्यान रखा गया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर रखेंगे, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा और हम लोग एलिमेंट्स को रखते जाएंगे। इसका मतलब है कि जब भी हम एलिमेंट मास नंबर 1 का रखेंगे तो अगला मास नंबर 2 होगा, उसके बाद वाला 3 होगा, उसके बाद वाला 4 होगा। यहाँ यहाँ 4 और यहाँ 3 नहीं अलाउड है जी। जब मास नंबर 4 होगा तो उसके बाद 3 अलाउड नहीं है, ये नहीं होगा। यही था एनॉमलस पेयर। क्या हो गया? कोबाल्ट और निकल के साथ यही गलती हो गई। कोबाल्ट जिसका मास ज्यादा था वो पहले रख दिया गया निकल से। देखेंगे, आइए मैं दिखाता हूं। कोबाल्ट को पीरियोडिक टेबल में, हाँ, निकल से आगे रख दिया गया जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा था। जरा मैं आपको टेबल में ले चलता हूं ऊपर और आपको दिखाता हूं। ये रहा ऊपर, आप टेबल में देखेंगे, यहां आपको गलती मिलेगी। देखिए, मेंडलीव जी से भी गलती हो रही है। इतने महान साइंटिस्ट, मिल गया, हाईलाइट कर दिया मैंने आपके लिए। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कोबाल्ट का मास 58.9 है, जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा है। तो भैया वो पहले कैसे आ गया? कोबाल्ट तो पीछे होना चाहिए था ना। यहीं पर है एनॉमलस पेयर जी। यही है एनॉमलस, एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स जिनको क्या कर दिया गया? यूजुअल नहीं रखा गया है। मतलब ये वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं जो जो मेंडलीव के पूरे टेबल में है, वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे रखना। यहाँ पे उनकी ये प्रॉपर्टी काम नहीं आ रही है। समझ गए ना? हम लोग इसको कहते हैं एनॉमलस पेयर। एक और देखना चाहते हैं, वो है आर्गन और पोटेशियम का। यहाँ भी देखिए, एक और है आर्गन और पोटेशियम। मैंने हाईलाइट कर दिया स्क्रीन पे, आप देखिए ध्यान। देखिए, आर्गन का मास ज्यादा है भाई। आर्गन का मास 14 है और पोटेशियम का मास 39 पॉइंट है। तो भैया आर्गन पहले कैसे आ गया? इंक्रीजिंग ना रखना था तो आर्गन के पहले पोटेशियम आना चाहिए था ना। ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे पोटेशियम आगे होना चाहिए था ना। ठीक है ना? क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के बीच में रखना था। तो ये एक एनॉमलस पेयर थे। यही गलती हो गई मेंडलीव के टेबल। मेंडलीव जी भी 100% करेक्ट नहीं है। और क्या गलती हुई? गलती हुई पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। सर ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन 12, ध्यान से देखिएगा, कार्बन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके मास नंबर डिफरेंट है। ओके, पर जो लिखा होता है सुपरस्क्रिप्ट उसको आप मास नंबर कहते हो। मास नंबर तो डिफरेंट है, पर एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, सेम एटॉमिक नंबर।
इसी को कहते हैं आइसोटोप। सेम एलिमेंट्स के, यस, सेम एलिमेंट्स के जिसके मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। हाँ, मैंने लिख दिया मास नंबर डिफरेंट है, बट सेम क्या है, एटॉमिक नंबर है। हाँ, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस, ऐसे एलिमेंट्स को इसके टेबल में कोई जगह असाइन नहीं, दे वर नॉट असाइंड प्लेस। ये भी एक मेंडलीव के टेबल की बात। और तीसरी कमी क्या है, तीसरा डिफेक्ट क्या है कि केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स जो एक जैसे नहीं है प्रॉपर्टी में, तो वो एक जैसी जगह पे क्यों है। जैसे कॉपर और सिल्वर को, कॉपर को और सिल्वर को रखा गया था अल्कली मेटल के ग्रुप में, जबकि कॉपर जो है वो अल्कली नहीं है, अल्कली अर्थ मेटल है। जी ध्यान से सुनिए, अल्कली अर्थ मेटल है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी इनसे मुकाबले अलग है, इतने रिएक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू अल्कली। अल्कली आर वेरी रिएक्टिव मेटल, इनसे कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, एक ग्रुप में रख दिया गया। तो ये तो गलत है, सेम ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। और एक समस्या पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की आती है। हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन अ फिक्स पोजीशन। कंफ्यूजन ये थी कि ग्रुप 1 में रखा जाए क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि ग्रुप 7 में रखा जाए, ये इनकी प्लेस थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मेंडलीव टेबल में एक फिक्स पोजीशन न दे पाए, ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई मेंडलीव जी के टेबल में, ठीक है। आइए इन सब का करेक्शन, इन सब का सुधार करने वाला ये एक मामूली से आदमी श्री ओ ओ श्री श्री हेनरी। अब आप कभी नहीं भूलेंगे हेनरी मुरली साहब को, ठीक है। हेनरी मुरली को देखते हैं क्या दिखाना उन्होंने। ही फाउंड दैट द एटॉमिक नंबर इज अ बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास को एज क्लासिफिकेशन हम यूज नहीं करेंगे, और इसके बदले क्या यूज करेंगे, एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एटॉमिक के नंबर के बेसिस पे क्या करेंगे, हाँ, एक टेबल बनाएंगे, नाम रखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। की फादर ऑफ मॉडर्न टेबल है हेनरी मुरली, अब नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब इनके टेबल में क्या खास बात है, तो एक वर्ड का बस चेंज है। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ का ही कॉपी है जी। मॉडर्न टेबल में क्या खास बात है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ओनली एटॉमिक नंबर वर्ड है बस नया। इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके रखेंगे। अर्थात इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इस बार टेबल बनेगा। एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस बनेगा। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है जो मॉडर्न टेबल को बनाती है। बस इसी से बना है पूरा पीरियोडिक टेबल। आइए पीरियोडिक टेबल को मैं आपको स्क्रीन पे बड़ा भी करके दिखा। याद रखिएगा इस टेबल से पाला आपका अब पूरे जीवन पढ़ने वाला है अगर आप साइंस लेने वाले हैं 11th-12th में। केमिस्ट्री विल बिकम अ मिस्ट्री इफ यू डोंट नो पीरियोडिक टेबल। ये रहा, देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या खास बात है इस मॉडर्न टेबल की, मॉडर्न टेबल में जो ग्रुप है जी, ग्रुप है अब वो 18 हो चुके हैं जी, 18 ग्रुप्स हो चुके हैं, ग्रुप हो गए हैं 18। ये रहा ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ गए, 18 ग्रुप हो गए। और पीरियड कितने हैं मॉडर्न टेबल में, पीरियड जिनको हम रो के नाम से जानते हैं जी, जिनको हम रोज के नाम से जानते हैं, 7 पीरियड्स हैं। देख लीजिए, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पीरियड तक बनाए हैं। और क्या खास बात दिया है, देखिए ये लेंथेनाइड एक्टेनाइड्स हैं जिनको मॉडर्न टेबल में जगह नहीं मिल पाएगी। हाँ, ये बड़ा गजब का टेबल है। तो सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो मेंडलीव के टेबल में थी उन सब को दूर कर दिया गया। हाँ, बड़ा यूनिक टेबल था। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को जगह मिल गई, क्योंकि आइसोटोप्स की प्रॉब्लम इसलिए खत्म हो गई क्योंकि मेंडलीव के टेबल में
एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया था, एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया था क्लासिफिकेशन के लिए, जबकि मॉडर्न टेबल में हम एटॉमिक नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर यूज करेंगे तो सब तो सेम प्लेस में आ जाएंगे ना। जैसे ही आप कार्बन को याद करिए, कार्बन 12 एटॉमिक नंबर 6, कार्बन 14 एटॉमिक नंबर 6, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है ना भाई। तो एटॉमिक नंबर के ना बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो इनकी प्लेस तो फिक्स हो गई, दे वर गिवन वन प्लेस। एटॉम आइसोटोप्स की पोजीशन का समस्या खत्म हो गया। और जो एनोमलस पेयर की प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी जस्टिफाइड हो गई। हाँ, एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा था जी, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा निकल से, और उसको आगे रखा था मेंडलीव के टेबल में। और यहाँ उसकी समस्या ही नहीं है, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सारा काम कर रहे हैं, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे काम करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर पहले आएगा, काम खत्म। कोबाल्ट का नंबर पहले आ रहा है, जस्टिफाइड हो गया, तो गलत नहीं है इसका मतलब कोबाल्ट। समझ गया ना? तो प्रॉब्लम ऑफ एनोमलस पेयर भी खत्म कर दिया। ठीक है, एनोमलस पेयर की प्रॉब्लम ये रहा, देखिए आप ध्यान से देखिए, कोबाल्ट का और निकल का झगड़ा समाप्त, एनोमलस पेयर की समस्या खत्म। ध्यान दिया आपने? और किसकी प्रॉब्लम थी? किसकी प्रॉब्लम थी? आर्गन की प्रॉब्लम थी। देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, और पोटेशियम का 3, समस्या खत्म। जो मेंडलीव का टेबल था उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आर्गन को आगे क्यों रख रहे हैं पोटेशियम से, है ना? ये था ना प्रॉब्लम एनोमलस पेयर में। तो आर्गन का एटॉमिक मास था 40 और इसका था 39, तो इस वजह से वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। के हिसाब से तो पोटेशियम आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे सब जवाब मिल गया है, क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस में रखा ही नहीं गया है, एटॉमिक नंबर के बेसिस में रखा है। देखिए 18 है इसका नंबर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इसका कम है,